अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने प्रैक्टिस करेंगे उन एमसीक्यूज की जो हमारे लेक्चर्स के रेलेवेंट हैं। लेक्चर्स अभी तक हुआ कौन कौन सा है, जरा रिकॉल करें। 3 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूं। एक पहला लेक्चर जो हुआ था वो हुआ था स्कूल ऑफ थॉट और बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा लेक्चर हुआ था थोरनडाइक और पेवलो की थ्योरी को लेके, और जो लास्ट हुआ था वो स्किनर को लेके। तो आज ये वो क्वेश्चन है जो पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर्स में रिपीटेडली आते रहे हैं और इन टॉपिक्स के रेलेवेंट है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं आज के लेक्चर का। द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। आइडेंटिकल एलिमेंट्स जरा जहन पे जोर दें। जब मैंने आपको पढ़ाया था थोरनडाइक की थ्योरी के बारे में, तो वहां मैंने बताया था कि थोरनडाइक ने दो थ्योरीज दी। एक तो उसने कनेक्शनिज्म के कंसेप्ट को थ्योराइज किया, मतलब स्टिमुलस और रिस्पांस के कंसेप्ट को थ्योराइज किया, जिसे कनेक्शनिज्म का नाम दिया गया, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी से उसको लिंक किया। दूसरी उसने दी थी आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी। ये क्या थी? ये बताती थी कि जितनी सिमिलैरिटी होती है ना सिचुएशंस में, जितनी सिचुएशंस में सिमिलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी उतनी लर्निंग इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है कि ये बात करती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। तो ऑप्शंस देखते हैं। जेलसी बिटवीन ट्विन्स नहीं, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस नहीं, सिमिलर टेस्ट क्वेश्चंस नहीं, तो लास्ट डी ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो हमारे पास जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी है ये किसकी बात करती है? ये बात करती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इनमें से अब कौन सा है जो जरिया है इंफॉर्मेशन कलेक्शन का, हेल्प करता है उसमें? तो शेड्यूल। शेड्यूल होगा, इंटरव्यू लेना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, उसका प्रॉपर शेड्यूल होगा, तो वो हेल्प होगी किसमें? इंफॉर्मेशन कलेक्शन में। तो जो सबसे बड़ा मेंट है इन चारों ऑप्शंस में इंफॉर्मेशन कलेक्शन का, वो ए ऑप्शन है, शेड्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शेड्यूल। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Behavior pattern that increase in frequency when followed by a reward is known as। वो behavior pattern जब आपको reward मिले, आपको इनाम मिले, और आपके उस behavior में increase उसकी frequency में आ जाए, यानी कि वो काम आप बार बार करें, तो ये कंसेप्ट हमें किसने दिया? ये कंसेप्ट हमें दिया स्किनर ने, क्योंकि स्किनर मुतासिर था थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से, और लॉ ऑफ इफेक्ट में रिवार्ड और पनिशमेंट का कंसेप्ट है। तो स्किनर ने कहा कि वो जो रिवार्ड दिया जाता है वो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर की इंक्रीज कर देता है। तो हमें पता चला कि बिहेवियर पैटर्न की फ्रीक्वेंसी में जो इंक्रीज आता है, ये कंसेप्ट हमें दिया है किसने? ऑपरेंट कंडीशनिंग ने, क्योंकि स्किनर ने ही दी थी हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारे पास सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखें जी गौर से। विच वन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग यानी कि लर्निंग किस जो ये टेक्निक्स हैं, सबसे ज्यादा लर्निंग किस टेक्निक में हो रही है? चेन लर्निंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग में, या कंडीशनड रिफ्लेक्स लर्निंग में? अगर हम गौर करते हैं कि बिहेवियरिज्म वाले क्या कर रहे हैं, वो कंडीशनिंग करवा रहे हैं, और वो कहते हैं कि ट्रेनिंग देने से लर्निंग होती है। इसका मतलब है कि इन ऑप्शंस में हम गौर करेंगे, कंडीशनिंग कहीं आ रहा है, तो ऑप्शन डी क्या है? कंडीशनड रिफ्लेक्स लर्निंग। तो जब कंडीशनिंग होती है रिफ्लेक्सेस की, तो लर्निंग क्या होती है? सबसे ज्यादा लर्निंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी साइको एनालिसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय। साइको एनालिसिस की थ्योरी किसने दी? तो सिगमंड फ्रूड ने दी थी हमें साइको एनालिसिस की थ्योरी। जब आपको पहला लेक्चर दिया, जिसको क्लियर नहीं है, तो स्कूल ऑफ थॉट्स 8 के 8 उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे सबके मैंने नाम बताए थे। तो साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट का मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि सिगमंड फ्रूड को माना जाता है फाउंडिंग फादर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो गया जी डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग, अब कंडीशनिंग में क्या होता है? कंडीशनिंग किसने की? थॉर्नडाइक ने की, पेवलो ने की, स्किनर ने की। पेवलो ने कंडीशनिंग में, हम उसको एक कोट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, अपने माइंड में एग्जांपल के तौर पे कोट करते हैं। पेवलो ने क्या किया था? पेवलो ने फूड जो अननेचुरल था, स्टिमुलस, उसको रिप्लेस कर दिया। फूड हमारे पास जो नेचुरल स्टिमुलस था, सॉरी, उसको रिप्लेस कर दिया अननेचुरल स्टिमुलस बेल के साथ। इसका मतलब है कि जो आपका नेचुरल स्टिमुलस होता है उसको फॉलो कौन कर रहा होता है? अननेचुरल। अब हम देखते हैं, द अननेचुरल स्टिमुलस फॉलोड द नेचुरल, यानी कि फॉलो का मतलब है कि बाद में आना। तो नेचुरल स्टिमुलस फूड है तो उसको कौन फॉलो कर रहा है? अननेचुरल। अब इसको देखें, ऑप्शन ए और सी कंफ्यूजिंग है। नेचुरल स्टिमुलस फॉलोज द अननेचुरल, अननेचुरल पहले है? नहीं, पहले फूड था, वो नेचुरल है। तो अननेचुरल स्टिमुलस फॉलो करता है नेचुरल स्टिमुलस को। तो जो लर्निंग या कंडीशनिंग अप्रोच है, इसमें जो करेक्ट आंसर होता है वो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये करेक्ट है क्योंकि इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो आपका अननेचुरल स्टिमुलस है वो बाद में आएगा और नेचुरल स्टिमुलस पहले आएगा। और पेवलो की मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि फूड जो नेचुरल थी वो पहले आई और उसको फॉलो कौन कर रहा था? अननेचुरल स्टिमुलस, जो उसके बाद आ गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द करंट मूवमेंट ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये करंट मूवमेंट जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, इसका आगाज कहां से हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से स्किनर मुतासिर हुआ। तो लॉ ऑफ इफेक्ट ने रिवार्ड और पनिशमेंट का कंसेप्ट दिया। तो मौजूदा जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है ये कहां से निकला है? थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से निकला है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा हो गया जी ए, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट। 8 पे चलते हैं जी। Which is the most effective reinforcement schedule according to operant conditioning? अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 3 गौर से सुना है तो मैंने उसमें आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर शेड्यूल ऑफ लर्निंग 4 बताए थे। उन 4 शेड्यूल्स में क्या था? इंटरवल और रेशो, 2 शेड्यूल्स थे, इंटरवल और रेशो। तो गौर करें, इंटरवल और रेशो, इनके फर्दर 2 टाइप्स थी, फिक्स और वेरिएबल इंटरवल, फिक्स और वेरिएबल रेशो। तो अब इनमें जो हमारे पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो लास्ट है रेशो वेरिएबल, और जो सबसे कम इफेक्टिव है वो पहला है, वो है फिक्स इंटरवल शेड्यूल। तो ये जो शेड्यूल ऑफ लर्निंग है ये बताते हैं, अगर आपको हो तो, जो रीइंफोर्समेंट का आगे फर्दर था कंटीन्यूअस और पार्शियल। तो हमने कहा था कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट इतनी इफेक्टिव नहीं, तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट के फर्दर 4 शेड्यूल थे। तो उनमें जो सबसे इफेक्टिव है वो कौन सा है? रेशो वेरिएबल शेड्यूल। तो अब हम ढूंढते हैं कि सबसे इफेक्टिव कहां लिखा हुआ है। ये सी ऑप्शन पे गौर करें, वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट, ये सबसे इफेक्टिव शेड्यूल है इसमें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग दैट अफेक्ट द लर्निंग? अब अगर हम याद करें तो जो हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में, बल्कि नहीं, लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ा था जो हमें थॉर्नडाइक ने दिया है, तो उसमें हमने 4 चीजें देखी थी कि बच्चा लर्निंग के लिए तब रेडी होता है जब वो फिजिकली रेडी हो, कॉग्निटिवली रेडी हो, इमोशनली रेडी हो, सोशली रेडी हो। तो ये उसके रेलेवेंट है, लॉ ऑफ इफेक्ट की ही बात हो रही है। ठीक है, ये बात हो रही है लॉ ऑफ रेडीनेस की, सॉरी। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर फिट हो, लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन ये फिट हो, इमोशनली फिट हो, रेडीनेस विल पावर यानी कि वो कॉग्निटिवली फिट हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे पास आ गया
कि कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, तो ये सारे के सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज मोस्ट क्वांटिटेटिवली मेजरेबल। तो वैसे तो बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि बिहेवियर ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, लेकिन क्वांटिफाई जिसको सबसे एग्जैक्टली किया जा सकता है तो स्किनर और पेवलो की निस्बत जो हल की थ्योरी है ये क्वांटिटेटिवली ज्यादा मेजरेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10।